सबसे पहले तो अ ग्रेट ग्रेट विन फॉर पाकिस्तान टीम। जो परफॉर्मेंस दी है टीम ने, आई वुड से एक मस्ट नीडेड विन थी। हमें इस तरह की एक जीत चाहिए थी संडे को इंडिया के खिलाफ होने वाले मैच से पहले। एंड श्योरली इस जीत के बाद बॉयज में जो कॉन्फिडेंस आया होगा वो इंडिया वाले मैच में भी दिखेगा। एंड ऑफ कोर्स जो हमारे लिए बेस्ट चीज थी वो ये कि लास्ट टाइम हमने जो गलतियां की थी, बिल्कुल क्लूलेस माइंडसेट के साथ हम खेले थे, उस सब को हमने वक्त के साथ ओवरकम किया है। और रिसेंट टाइम्स में वी प्रूव्ड कि उसे एक फ्लूक की वजह से हमें मिनोस के साथ कंपेयर ना किया जाए। बट राइट नाउ तो सबकी नजरें 15 फेब को होने वाले टूर्नामेंट के सबसे बड़े टाकरे पर हैं। एंड वी ऑल नो जिस कदर ड्रामा इस मैच से पहले हुआ है, एंड इस सब के साथ एशिया कप में 3 मैचेस की हार जिसके जख्म अभी तक भरे नहीं है। तो ये मैच पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एंड इस मैच के ऊपर बड़ा कुछ रिलाय कर रहा है। तो क्या पाकिस्तान इंडिया को इस मच एंटिसिपेटेड मैच में हराकर अपनी वर्ल्ड कप की दूसरी जीत रिकॉर्ड करवा पाएगा, या एक बार फिर से हम फैंस के लिए ये एक हार्ट ब्रेक ही साबित होगा? सो लेट्स रिव्यू द पाकिस्तान लास्ट मैच परफॉर्मेंस एंड देखते हैं कि किस कदर चांसेस हैं पाकिस्तान के अपने राइवल्स को हराने के। 11 फैब को हुए मैच में पाकिस्तान यूएसए को 32 रन से हरा देता है और एक कंफर्टेबल विन के साथ पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन भी हासिल कर लेता है। ये वैसी ही परफॉर्मेंस थी जो हमें अगेंस्ट नेदरलैंड्स के भी देने की जरूरत थी। इस मैच के पॉजिटिव्स तो काफी हैं जिस पर बात भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ देयर वर आल्सो फ्यू शॉर्टकमिंग्स जिसको मुझे नहीं पता ये मैनेजमेंट कैसे और कब सॉर्ट आउट करेगी। एंड इन गलतियों को हाईलाइट करना इसलिए भी जरूरी होता है कि टीम आइंदा वो गलतियां फिर से ना दोहराए। इन शॉर्ट देयर is always room for the improvement. First of all, I really wanna discuss our fast bowling. Just imagine we have a pacer जो अपने वर्ल्ड कप का डेब्यू मैच खेलता है और उसमें अच्छी बॉलिंग करके 3 विकेट्स भी पिक कर लेता है। अगर अपने डेब्यू मैच में एक प्लेयर ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है, so it means he is ready for the big clashes in the tournament. But guess what? सलमान मिर्जा नेक्स्ट मैच के लिए ड्रॉप कर दिया जाता है, जबकि वो बंदा जो इस वक्त अपने रिदम में ही नहीं है, ही इज गेटिंग स्मैश्ड इन एवरी फेज ऑफ द गेम, नो मैटर वो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करवाने आता है या पावर प्ले में, उसको सलमान पर प्रेफर किया जा रहा है। वी ऑल थॉट सलमान एक अच्छा लेफ्ट आर्मर हमें मिल गया है, ही इज सो गुड विद हिज रिस्ट मूवमेंट्स, लेकिन उसका क्या कसूर है जो परफॉर्म करने के बावजूद भी उसे मैच नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि यू सी इट्स अ वर्ल्ड कप एंड वर्ल्ड कप डिमांड्स कि उसके दौरान ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स ना किए जाएं। जो प्लेयर्स फॉर्म में हैं लाइनअप में भी सिर्फ वही खेलेंगे। कल के मैच में तो सलमान का बनता ही नहीं था ड्रॉप होना। जिस मैच में सलमान ने परफॉर्म किया उससे अगले मैच में ही सलमान को ड्रॉप कर दिया जाता है। लाइक आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान क्रिकेट ऐसे स्टंट्स पुल करती है जो किसी ने सोचे भी नहीं होते। अब 15 को होने वाले हाई वोल्टेज मैच से पहले क्या सारा प्रेशर सलमान पर नहीं होगा? क्योंकि अगर इस सिचुएशन में भी अगर हम शाहीन के साथ जाते हैं तो जिस फॉर्म में वो भी हैं तो बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन एक सबसे जरूरी सवाल जो भी खड़ा हो रहा है कि इंडिया वाले मैच की लाइनअप क्या होगी? क्या हम एज इट इज एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाएंगे या फिर एक एक्स्ट्रा पेसर होगा? क्योंकि हम इंडिया के अगेंस्ट तो स्पिनर्स के साथ डेथ बॉलिंग कर नहीं सकते। वी ऑल नो हाउ गुड देयर बैटर्स प्ले स्पिन, वी श्योरली नीड एन एक्स्ट्रा पेसर। अब फहीम अशरफ जो 11 की लाइनअप में खेल रहे हैं इसलिए बिकॉज ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। उनका काम टीम में सिर्फ फिनिशर रोल प्ले करना नहीं है, ही इज ऑल्सो अ बॉलर। लेकिन क्यों फिर पूरे टूर्नामेंट में वो हमें अभी तक बॉलिंग करते हुए नहीं दिखे? Pakistan get the breakthrough. I strongly agree it's a very good approach in T20 क्रिकेट कि टीम के पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हों जो कि हर तरह की सिचुएशन में बॉलिंग कर सकें। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि बीइंग अ बॉलिंग ऑलराउंडर फहीम से अभी तक बॉलिंग क्यों नहीं करवाई गई। अगर फहीम के साथ ऐसे ही जाना है तो देन ही इज ऑक्युपाइंग अ स्पेस, उसकी जगह एक प्रॉपर बैट्समैन खिलाया जा सकता है। लेकिन अगर वो टीम में खेल रहे हैं तो उनसे बॉलिंग भी करवानी चाहिए एंड मे बी अगेंस्ट इंडिया वो करते हुए नजर भी आए। लेकिन यूएसए वाला मैच एक अच्छा टाइम था कि वहां शाहीन की जगह फहीम को ओवर करवाया जाता ताकि उसका रिदम सेट होता और बड़े मैचेस के लिए उसमें कॉन्फिडेंस भी आता। इसी के साथ अगर बैटिंग की बात कर लें तो वही बात हो गई जो मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन की थी। हमें बाबर और उस्मान मिडिल ऑर्डर में एक साथ नहीं चाहिए। अगर खिलाना है तो इनमें से कोई एक खेलेगा। लास्ट मैच में ये जब साहिबजादा फरहान की विकेट गिरी थी तो उस्मान खान को नहीं भेजा गया, बल्कि नंबर 3 पर मोहम्मद नवाज बैटिंग करने आ गए, जिससे एक बात तो क्लियर हो गई कि उस्मान खान टीम में एज अ हिटर तो नहीं खेल रहे। सो माइंड यू वी हैव ख्वाजा नाफे ऑन आवर बेंच। अगर मिडल में नाफे होता तो वी नो ही कैन क्लीनली
हिट द बॉल। और हम नवाज को नंबर 5 पर प्रमोट ना करते, जिन्होंने 10 पे सिर्फ 5 रन बनाए और काफी ऑफ लगे। मोहम्मद नवाज कैन बी अ बीस्ट ऑन हिज डे, बट राइट नाउ ही इज क्लियरली स्ट्रगलिंग। अगेंस्ट नेदरलैंड्स के भी किया था और लास्ट मैच में भी। यहाँ शादाब ने जो एंड पर आकर बैटिंग कर दी थी, अगर वो ना करता तो फिर क्या होता, क्योंकि ज्यादा मार्जिन से तो हम जीते नहीं हैं। बाबर और उस्मान का जो सिमिलर रोल है टीम में, इनमें से किसी एक की जगह नाफे या इवन फखर को नंबर 4 या 5 पे ट्राई करना चाहिए। एंड नेक्स्ट मैच में तो ऑफ कोर्स मिडल में 3-3 स्पिनर्स होंगे इंडिया के, तो उनको टैकल करने के लिए लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर बाबर की बात करें तो बाबर हैज शोन सम पॉजिटिविटी इन हिज गेम। देखो लास्ट 2 मैचेस हुए और 2 एग्जांपल्स हमारे सामने आई। बाबर आजम दोनों मैचेस में 18 गेंदों पर 15 रन के साथ खड़े थे, जिसके बाद ही उन्होंने चार्ज लिया। एक मैच में हिट नहीं लगी थी और वो कैच आउट हो गए, जबकि दूसरे में हरमीत को मिड विकेट पे छक्का लग गया और फिर वो पूरा ओवर ही बाबर की साइड पे चला गया। अब एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म है, बाबर ने इस फेज से बाहर नहीं आना। जो शुरू में आके वो टाइम लेते हैं वो लेंगे ही लेंगे, तो फिर उनकी इस अप्रोच पे बात ही कर सकते हैं अनटिल उनकी गेम में चेंज ना आ जाए। अगर वो स्टार्टिंग में आकर डॉट बॉल्स की बजाय स्ट्राइक रोटेशन और उनकी जो नेचुरल स्ट्रोक्स हैं उसकी तरफ जाएं तो काफी डिफरेंस दिखेगा बाबर की गेम में। अभी डॉट्स खेल खेल कर जो अननेसेसरी प्रेशर अपने ऊपर वो डाल लेते हैं, उसे यूं ही टैकल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उन्हें गैर जरूरी हिट लगानी पड़ जाती है और उस पर फिर वो आउट हो जाते हैं। लेकिन आई फील लाइक समथिंग बिग इज कमिंग फ्रॉम बाबर्स बैट टुमारो। बस एक वाइब सी आ रही है। एंड आए भी क्यों ना, इतने चांसेस मिल चुके हैं बाबर को, दैट कुड बी हिज लास्ट चांस, और ये बाबर को हर सूरत कैच करना पड़ेगा। एंड इसके साथ अगर ओपनिंग पोजीशन में साइम भी सिर्फ कुछ फायरवर्क्स दिखाने के बजाय लंबी पारी खेल जाएं, तो दैट्स व्हाट वी ऑल वांट, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जब साइम ने ऐसी कोई इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली हो। आई होप संडे को ऐसा कुछ देखने को मिल जाए और हम एक बार फिर इस ट्वीट को लगाकर पड़ोसियों का हाल पूछ सकें। वेल एवरीथिंग असाइड, यू नो एक बड़ा मैच है, ऐसे मैच कैरियर्स बना देते हैं। खुद को प्रूव करने के लिए एक बार फिर से मौका मिला है, स्पेशली बाबर एंड साइम को। सो बेस्ट विशेस फॉर द बॉयज। ओवरऑल द टीम इज लुकिंग वेरी सॉलिड। वी हैव गुड ओपनर्स, गुड बैटिंग डेप्थ। मिडिल ऑर्डर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्या चेंजेस करने चाहिए। एंड बॉलिंग में शाहीन की जगह कोई और पेसर आ जाए तो श्योरली एक तगड़े 11 के कॉम्बिनेशन के साथ हम संडे को ग्राउंड में उतरेंगे। लास्ट टाइम वही 2022 एशिया कप में अगेंस्ट इंडिया जीते थे। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद क्लोज कॉल्स आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट फिनिश दैट गेम्स वेल। लेकिन अब चांस है, नो डाउट इस वर्ल्ड कप में हम एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंडर एक स्ट्रॉन्ग साइड हैं, और जो मोमेंटम लास्ट 2 गेम्स जीतने के बाद मिल चुका है, दिस इज व्हाट वी ऑल वांटेड। एंड फ्रॉम दैट स्टेज पाकिस्तान का इंडिया से मैच हारना अब बनता नहीं है। हमने एक रिवेंज तो पूरा कर लिया, जो कि ऑब्वियसली ज्यादा मायने नहीं रखता, बट द रियल रिवेंज जो हमें चाहिए वो सिर्फ 15th फेब को ही मिल सकता है। एंड इंशाल्लाह आगा जी विल डू दिस फॉर अस।